अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो हम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि बांग्लादेश मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स ने दौरा किया है नेस्टैप का, और ये दौरा अजरबैजान प्रेसिडेंट के दौरे के एक दिन बाद ही हुआ है, या आई थिंक उसी दिन हुआ है। बहुत आम दौरा है, इसको लेकर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि इस वक्त इराक और तुर्किया के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हैं, क्योंकि तुर्की ने अपनी फौजें इराक में दाखिल की हुई हैं और इराक की टेरिटरी के 15 किलोमीटर अंदर तक तुर्की की फौजें पहुंच चुकी हैं। तो इराक और तुर्किया का आपस में बेसिकली ये मसला क्या है, इसको लेकर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। बांग्लादेश के नेशनल डिफेंस कॉलेज के तरफ से एक डेलीगेशन था जिसने नेस्टैप का, यानी कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया है, जो कि पाकिस्तान का एक वेल एस्टेब्लिश्ड अदारा है नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। और यहाँ बहुत ही ज्यादा अहम किरदार आपको तुर्किया और चाइना का भी देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है वो या तो तुर्किया के साथ मिलकर कर रहा है या चाइना के साथ मिलकर कर रहा है, क्योंकि जो मुख्तलिफ कंट्रीज होते हैं वो अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। इससे पहले दोस्तों, लेट 2023 में श्रीलंका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, अजरबैजान, इन 4-5 कंट्रीज का एक डेलीगेशन था जिसने पीएसी कामरा का दौरा किया था, और उसी दौरान उन्होंने नेस्टैप का दौरा किया था, जहां इन्हें JF-17 ब्लॉक 3 को इंस्पेक्ट करवाया गया था। उस पर हमने वीडियोस बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल को पुराना देख रहे हैं उन्हें उन वीडियोस का पता होगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से ये जो डेलीगेशन है मिलिट्री ऑफिशियल्स का, ये बहुत ज्यादा अहम है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जून के मंथ के शुरू में एक इंसिडेंट हुआ था जहां बांग्लादेशी टैंक के साथ एक हादसा पेश आया था, और इंडियन मीडिया ने यह क्लेम किया था कि उसमें चूंकि पाकिस्तानी एमुनिशन यूज हो रहा था और उसकी खराबी की वजह से बांग्लादेशी टैंक के साथ ये खराबी हुई, और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की मिलिट्री ट्रेड या इस तरह के मामला नहीं रखेगा। तो यहाँ आपको उसका रद्द देखने को मिलेगा। हमने उस पूरे की पूरी वीडियो को फैक्ट चेक किया था, और हमने उससे रिलेटेड जितनी भी गलत खबरें फैलाई जा रही थी या गलत कंसेप्शंस फैलाए जा रहे थे उस पर बात की थी। दोस्तों, सोर्सेज के अकॉर्डिंग बांग्लादेश एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस में इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के, बिकॉज बांग्लादेश टर्किश ड्रोन्स को फ्यूचर में यूज करने वाला है, और जो तुर्किया के ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तानी वेपन्स को फायर कर सकते हैं। आपने पाकिस्तानी अकंजे ड्रोन और TB2 ड्रोन्स को देखा हो, तो ये तुर्किया के ड्रोन है, लेकिन ये पाकिस्तानी वेपन्स को भी कैरी करते हैं और उनको फायर करने के काबिल है। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है कि एक मुल्क का वेपन है वो दूसरे मुल्क की एमुनिशन को भी इस्तेमाल कर सके, इससे स्पेयर पार्ट के मामले में, और उसके अलावा वाइड रेंज आपको एमुनिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से हथियार की अहमियत बढ़ जाती है, और मुख्तलिफ कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती है। यहाँ जो मेजर स्टेक होल्डर है वो गिड्स आ जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो आजकल ड्रोन से रिलेटेड इक्विपमेंट है पाकिस्तान का, वो गिड्स बना रही है। उसके अलावा यहाँ कुछ लोग बांग्लादेश के लिए JF-17 ब्लॉक 3 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जाती तौर पर हम ऐसा नहीं समझते कि बांग्लादेश JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ जाएगा। हाँ, छोटे पैमाने पर बांग्लादेश पाकिस्तान से मजीद एमुनिशन ले सकता है। यहाँ कुछ वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट वेंचर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो उसके म्यांमार बॉर्डर पर है। म्यांमार की ना सिर्फ आर्मी के साथ बांग्लादेश का मसला रहता है, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ बॉर्डर पर मुख्तलिफ जो गैंग्स होते हैं, उसके साथ साथ जो प्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं या आप दहशतगर्द तंजीमें कह सकते हैं, वो भी बांग्लादेश पर आए दिन अटैक्स करती रहती हैं, या वहां बांग्लादेशी आर्मी के साथ स्कर्मिशेस चलती रहती हैं। सो बांग्लादेश उसके लिए अपनी ड्रोन फ्लीट को ज्यादा मजबूत करने का सोच रहा है, ताकि इन एरियाज पर सर्विलेंस या निगरानी को ज्यादा बेहतर किया जा सके। उसके बाद दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक ये है कि इराकी गवर्नमेंट ने खुलकर तुर्किया के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की है, क्योंकि तुर्की ने अपनी फौजों को रिसेंटली दाखिल किया हुआ है इराक के अंदर, और इवन सीरिया में भी टर्किश फोर्सेज मौजूद रहती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो इराक का मगरबी बॉर्डर है वहां से तुर्किया ने अपनी फौजों को दाखिल किया, और तुर्की की फौजें अभी 15 किलोमीटर तक अंदर पहुंच चुकी हैं इराक के। अब जो इराक का मगरबी पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट है इराक का, जिसे कुर्दिस्तान रीजन भी कहा जाता है इराक का, यहाँ कुर्द आबादी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और कुर्द आबादी में जो ज्यादातर मेजोरिटी है वो PKK और YPG जैसी जो तंजीमें हैं, जो कुर्द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका पार्ट रहती है। इन तमाम चीजों के चलते हम जानते हैं कि तुर्किया के दरमियान और कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ हमेशा से एक जंग जैसी सिचुएशन रही है, और तुर्की इराक में 8 दफा ऑपरेशन कर चुका है। जो सबसे पहला ऑपरेशन था दोस्तों, वो तुर्किया ने 1992 में किया था, और उसके बाद जो लेटेस्ट ऑपरेशन है वो 2022 में शुरू किया था, जिसका नाम ऑपरेशन क्लॉलॉक है। इराक ने तुर्किया के इस मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत इस सेंस में की है कि इराक कहता है कि तुर्किया को कुर्द मिलिटेंट्स के साथ और उनके लीडर्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। बार बार इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ और मिलिट्री इंटरवेंशंस के साथ इराक की अमन और सलामती को खतरा है। हालांकि मैं यहाँ एक और चीज बता दूं
कि इराक की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका सेंट्रल इराक में जरूर गवर्नमेंट है, लेकिन जो इराक का कुर्दिस्तान का रीजन है वहां कुर्दों की अलहदा से अपनी पार्लियामेंट होती है, अलहदा से उनका पूरे का पूरा सेटअप होता है, उसे इराकी गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती। सो कहने का मकसद ये है कि इराक कहने को गूगल पर एक मुल्क, लेकिन उस मुल्क में भी किसी जगह किसी का कब्जा है, किसी जगह किसी की ज्यादा ताकत चलती है, जैसा कि कई जगह पर दाइश के बहुत से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद हैं। इसी दौरान इराक ने यह भी कहा है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके साथ एक पूरा वफ्द होगा, डेलीगेशन होगा जो कुर्दिस्तान के एरिया में जाएगा ताकि वहां की सिचुएशन को असेस किया जा सके और उससे रिलेटेड तुर्किया के ऑफिशियल के साथ बात की जाएगी कि इस मामले को आराम से हल किया जाए। उसी दौरान एक अच्छी चीज ये भी है कि तुर्किया के जो प्रेसिडेंट है अर्दुगान, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा ऑपरेशन है इराक के अंदर उसे हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। तो इससे ये भी उम्मीद हमें देखने को मिल रही है कि हो सकता है इराक के अंदर थोड़ा सा अमन सुकून हमें देखने को मिले और कुर्द मिलिशियास के खिलाफ जो ऑपरेशन है और नॉर्दर्न इराक में जो पूरी की पूरी बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसमें थोड़ा सा सुधार आए। दोस्तों 1978 में ये पीकेके पार्टी क़याम अमल में आई थी और ये बेसिकली कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। 1970 के इरा में इनके कुछ लीडर्स मिस्टीरियसली मारे गए थे, तो 1984 में इन्होंने तुर्की के खिलाफ बकायदा जंग का ऐलान कर दिया। चूंकि इराक के इस रीजन की सरहदें तुर्की के साथ मिलती हैं, तो तुर्की के अंदर बहुत से अटैक्स कुर्द मिलिटेंट्स ने किए हुए हैं। इवन 2016 का जो प्रेसिडेंट अर्दुगान के खिलाफ बगावत का एक पूरा सिनेरियो था, उसमें भी कहा जाता है कि जो कुर्द लीडरशिप थी वो इन्वॉल्व थी और उन्होंने बकायदा इस पूरी चीज को फंड किया था। इन तमाम चीजों के चलते चूंकि कुर्द मिलिटेंट्स मौजूद होते हैं इराक में, सीरिया में, तो इस वजह से तुर्की इनके खिलाफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी करता है और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। और मौजूदा ऑपरेशन को लेकर इराक और तुर्की के दरमियान टेंशंस भी चल रही हैं, जिसको लेकर पहली दफा इराक ऑफिशियल लेवल पर अब काफी ज्यादा गुस्सा है तुर्की के साथ। लेकिन आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑपरेशन के नताइज क्या निकलते हैं और क्या, जैसा कि प्रेसिडेंट अर्दुगान ने कहा है कि हम ऑपरेशन जल्द अब खत्म कर देंगे, तो इससे किस हद तक बेहतरी आ सकती है इस रीजन में। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।